हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे भाग नंबर 14 की। मैं आपको पिछले भागों के बारे में बता चुका था, यानी मैंने बात की थी भाग नंबर 12 की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आप भाग नंबर 14। क्योंकि हमारे संविधान में जो भाग नंबर 13 आता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ किसके बारे में बताया, तो उसमें भाग नंबर 13 में बताया है कि वाणिज्य और जो हम कार्य करते हैं, यानी जो हमारे भारत में आयात निर्यात होता है, इस पर बात की गई है, जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम भाग नंबर 14 को देख लेते हैं, जिसमें आती है अखिल भारतीय सेवाएं, यानी संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देखते हैं चार चांद टॉपिक को, जिसमें मैं लाता हूं आपके लिए। आप जानते ही हैं चार चांद के अंदर इसमें दिया है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्योंकि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो ये आपको समय जो है, समय यानी वक्त बदलने पे आपको खुद ही मजबूर हो जाएगा कि मैं अब बदल जाऊंगा। क्योंकि जब ये वक्त जो है ये सिर्फ अपने अनुसार चलता है, आपके अनुसार नहीं चलता है, आपको इसे बदलना है। तो इसमें यही बताया है कि तू हंस तू मुस्कुरा और तू रोना कम कर दे, यानी तू हंस भी और तू मुस्कुरा भी, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कैसे हैं। आपको सारी अपने अंदर की खूबियां, सारी अपने अंदर की जो आपकी परेशानियां, सब छुपा के चलना है। क्योंकि अगर दूसरे को अगर आप बताएंगे तो सिर्फ आपकी वो मजाक बनाएगा, और इससे आइंदा आपसे कोई और बात नहीं करेगा। आप इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। एक बार चैनल वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ जाएं। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं क्लास की तरफ को। आप अपना हेडिंग बना सकते हैं, जिसे कहते हैं भाग नंबर 14। तो अपना हेडिंग बना लें, भाग नंबर 14 संघ और उसके अधीन सेवाएं। तो भाग नंबर 14 लिखेंगे संघ भाग नंबर 14, जिसमें आता है हमारा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं वो हमारी कहाँ आएंगी, तो भाग नंबर 14 के अंदर। और ये हमारे कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद के अंदर आता है, तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए अनुच्छेद नंबर 308 से अनुच्छेद नंबर 323 तक। तो इसे आप नोट करेंगे, अनुच्छेद नंबर 308 से अनुच्छेद नंबर 323 तक आपको देखने को मिलता है ये। और आपसे ये सारी जानकारी पूछी जाएगी। एक बार सभी को शेयर कर दें, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को देखेंगे। क्योंकि हम बिगर देरी के सिर्फ क्लास के अंदर पॉइंटों की बात करते हैं, ना कि अन्य बात की। तो आइए, अगर नोट कर लिया हो तो शेयर कर दिया हो तो अब आज चलते हैं। और आपको पहला अनुच्छेद देखने को मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 12, क्योंकि जो इंपोर्टेंट है वही मैं लेके चलूंगा, जो इंपोर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़ते चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर हमारा आता है 12, 312, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, संघ और राज्य के अधीन अखिल भारतीय सेवाएं, यानी अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ आएंगी हमारी, अखिल भारतीय सेवाएं। और ये हमारी क्या कहाँ पर आती हैं, तो ये आती हैं भाग नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 312 में। और ये इन अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर क्या क्या आएगा, तो आपको आप देखो भी जानते होंगे, जो यूपीएससी है जो और राज्य के अंदर होता है यूपीएस जो हमारा केंद्र है इसके अंदर आता है, जिसे कहते हैं यूपीएससी। और जो हमारा राज्य है इसके अंदर आता है पीएससी, यानी यूपी पीसीएस या यूपीएससी, यानी पीसीएस और यूपीएससी। ये हमारे कैसे एग्जाम आते हैं, तो ये हमारे जो हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, अनुच्छेद नंबर 312 में। तो आप लिख सकते हैं
यूपीएससी जो हमारा आता है किसके अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हमारा किसके अंदर आता है, तो ये राज्यों के अधीन कार्य करता है। और आता है हमारा इसे कहते हैं यूपीएससी, ये हमारा किसके अधीन काम करता है, तो इसे कहते हैं संघ, यानी केंद्र, राज्यों के अधीन कार्य नहीं करता है, ये केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। आप इन्हें देख लें, ये इसके अंदर आएंगी। इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले अनुच्छेद को, और अगले अनुच्छेद की तरफ आता है हमारी, इसी के अंदर जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये यूपीएससी, और इन्हें जो है, सॉरी मैंने थोड़ा अनुच्छेद गलत लिख दिया है, इसके अंदर आएंगी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में ये नहीं आता है, अखिल भारतीय सेवाओं में हमारी सेवाएं आएंगी जिसे हम कहते हैं IAS, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसे हम कहते हैं भारतीय, जिसे कहते हैं IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसे आप देख लें, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसके बाद आता है IPS, जिसे कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। और इसके बाद आता है हमारा अगला, जिसे कहते हैं, मैंने आपको इनके बारे में पहले जानकारी दे चुका हूं। इसके बाद आता है हमारा IFS, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन, इसे हिंदी में लिख लें, भारतीय वन सेवा, इसे आप लिख लें भारतीय वन सेवा। तो हमारी ये तीनों प्रमुख वैकेंसियां होती हैं। इनमें आप बहुत से ऐसे मेरे प्यारे भाई बहन होंगे जो इनकी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा अनुच्छेद नंबर 312। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक चीज के बारे में जो हमारी आती है कि इसके लिए जो प्रमुख होता है हमारा, यानी जो इसके लिए जो सेवा प्रदान करता है वो कौन करता है, तो सिर्फ यहाँ पर राज्यसभा काम करती है। इनके लिए जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो ये राज्यसभा का काम होता है इन्हें कार्य कराना। राज्यसभा इसे पास करती है, तभी ये क्या होता है, तभी वैकेंसियां ये निकाली जाती हैं, इन्हें फाइनल किया जाता है। और इस जगह आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि लोकसभा का यहाँ पर कम महत्व होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवाओं में लोकसभा का या राज्यसभा का, इनमें से सबसे अधिक शक्ति किसकी होती है, तो अधिक शक्ति किसकी होती है, आप समझ ही गए होंगे। तो अधिक शक्ति भी किसकी होती है, राज्यसभा की, अधिक शक्तिशाली होता है ये, किससे, लोकसभा से, लोकसभा से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे कहते हैं हम राज्यसभा। आइए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो आएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर, तो जिसे मैं पहले लिखवा चुका था, तो इसे देख लें। अनुच्छेद नंबर 315 हमारा कहता है, अनुच्छेद नंबर 315 कहता है कि भारत के अंदर यूपीएससी और यूपीएससी, यानी यूपीएससी और पीएससी का गठन, यूपीएससी और पीएससी का गठन, यानी इनका गठन कहां पर किया गया, तो यूपीएससी और पीसीएस का गठन की बात कहां की रही है, तो अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर। और इसका मैंने आपको अभी बताया ये किसके लिए काम करती है, तो ये संघ के लिए कार्य करता है, और ये किसके लिए कार्य करता है, तो ये राज्यों के लिए कार्य करता है। आप इसके बारे में बेखूबी जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हमारा आता है जिसे हम कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम हिंदी में बता सकते हैं इसे, जो आता है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। आप चाहें तो इन्हें हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक बार मैं इनकी वो बोल रहा हूँ फुल फॉर्म, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसे कहते हैं पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन। यानी इस जगह जो आएगा वो यूपी के लिए आएगा, यूपीएससी,
तो ये यूपीएससी लिखना यहाँ पर थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने पीएससी लिखवाया, पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के लिए उसका नाम आगे लगा लेते हैं और उसके बाद आगे की बात हो जाती है। इसे आप हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। और ये होता है हमारा जिसे कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो इन्हें आप एक बार नोट करें, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंटों को देखेंगे। एक बार इसे नोट करें और आता है हमारे पास अगला अनुच्छेद जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 316। अनुच्छेद नंबर 316। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा। एक बार देख लें इसे। आता अनुच्छेद नंबर 316 और 316 में हम बात करेंगे किसके बारे में? तो 316 में हम बात करेंगे नियुक्ति के बारे में, यानी इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन कौन करता है और कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। किसकी? तो अनुच्छेद नंबर 316 की। और 316 को आप बड़ी बारीकी से समझेंगे क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी योग्यता क्या क्या हो सकती है, यानी यूपीएससी की योग्यता, यूपीएससी के अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होगी। तो इसके बारे में बताया कि सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति। और इसे बनाने के लिए आपको एक चार्ट बनाना होगा जिसके बारे में मैं आपको दोनों में लिखवाता चलूंगा, जिसमें आपके बारे में पूछा जाएगा कि यूपीएससी से रिलेटेड क्या होता है और स्टेट पीएससी से रिलेटेड क्या होता है, यानी यूपीएससी से रिलेटिव और यूपीएससी से रिलेटिव। आइए देख लेते हैं। इधर आप एक बार लिख लें यूपीएससी, इधर लिख लें स्टेट पीएससी, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग और इसे कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। मैंने आपको अभी भी लिखवा दिया। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आप चार्ट बनाते चलें। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आप इन्हें देखेंगे तो आपसे इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है कि नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, कितने सदस्य होते हैं। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपसे यूपीएससी के लिए जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं लगभग 9 से 11। ये तय कौन करेगा? ये राष्ट्रपति तय करेगा कि कितने सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या होती है यह निश्चित नहीं है। सदस्यों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। इसमें आप ध्यान करेंगे, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 9 से 11। और इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इनके लिए जो नियुक्ति होती है इसके लिए कितनी आयु होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है वही होती है इसके लिए भी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले पूरा हो वो हमारा होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आप लिखेंगे यूपीएससी में कि इसकी आयु क्या होगी या कार्यकाल। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले पूरा होगा उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। और इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितना होता है, तो इसमें भी 6 वर्ष और ये 65 वर्ष की वजह आप इसे 62 वर्ष लिखेंगे। इसमें ही कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि यहाँ पर 62 आगा या 65 आगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि इसके लिए क्या होता है, कि इसके लिए प्रत्येक वर्ष क्या होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर अगली चीज। तो एक बार इसे देख लें, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो
इसके अंदर जो नियुक्ति कौन करता है तो आपको मैंने बता ही दिया है। और त्याग पत्र किसे देगा, तो त्याग पत्र ये किसे देता है, त्याग पत्र किसे देगा, तो ये देगा राष्ट्रपति को। और आप मुझे ये बताएं अगर किसी को पता हो तो, कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को त्याग पत्र कौन देगा, यानी राज्यपाल को देगा या नहीं देगा ये त्याग पत्र, जो पीएससी का सदस्य अध्यक्ष होता है ये देता है या नहीं देता है, आप इसके बारे में बताएंगे। तो चलो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि इसे जो त्याग पत्र देता है ये किसे देता है, तो ये राज्यपाल को ही देगा, क्योंकि राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति करता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा अगला, और अगली बात आती है कि यह कितने वर्ष तक किसी केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहा हो, तो आता है इसके अंदर 10 वर्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी का अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए कार्यरत होता है, यानी कितने वर्ष के तक वह कि संघ के अंदर कार्यरत होना चाहिए, तभी वह उसकी योग्यताओं के अंदर आएगा। तो इसकी एक योग्यता यह भी होगी कि वह 10 वर्ष तक कार्यरत हो, 10 वर्ष तक के लिए कार्यरत होना चाहिए। और इसके अंदर भी यही है, इसके अंदर भी यही है कि 10 वर्ष तक राज्य के अधीन कार्य करता हो। तो इसके लिए इसमें क्या बात कर ली है, संघ के लिए, क्योंकि यहां पर संघ काम करता है, और ये राज्य के लिए, राज्य के लिए 10 वर्ष तक कार्य हो, यानी कार्यरत हो, किसी न किसी पद के लिए वह होना चाहिए, तभी वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, अन्यथा वह अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो एक बार इसे नोट करेंगे आप, अनुच्छेद नंबर 316 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार ध्यान से नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं अपनी आगे की जानकारी की तरफ। तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद हमारा आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 317। आपको इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस अनुच्छेद की सारी जानकारी बता दी है। योग्यताओं में यूपीएससी का भी बता दिया है और पीएससी का भी बता दिया है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 317 13117। इसमें आता है हमारा कि सदस्यों का निलंबन, और इसमें सदस्य जो आएंगे वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं। तो सदस्यों का निलंबन, सदस्यों का निलंबन कैसे कैसे होगा इसके बारे में बताया है कि सदस्यों का निलंबन, और आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी का निलंबन कैसे होता है, यानी यूपीएससी का कोई अपने आप में ये एक पद नहीं है, ये सिर्फ एक संस्था है यूपीएससी, और इसके अंदर क्या होता है अध्यक्ष, और इसके अंदर होते हैं उनके अन्य सदस्य। यानी इनके जो निलंबन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो निलंबन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के समान। और सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बेखूबी पढ़ा दिया है कि उनके अध्यक्ष का निलंबन कैसे किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निलंबन कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि 2/3 सदस्यों को पारित करना होता है। पहले जाता है बिल लोकसभा राज्यसभा के अंदर, उसके बाद आता है लोकसभा के अंदर। जब इन दोनों को पारित कर देते हैं तब जाके ये हटता है, और इसकी जानकारी 14 दिन पूर्व उसे बतानी होती है कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो जिससे कि वो अपने लिए लड़ सके। तो ऐसे ही होता है इसके अंदर। और आपसे पूछा जाए कि स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष का निलंबन, तो ये कैसे होगा, तो ये होगा हाई कोर्ट के समान। हाई कोर्ट के समान यानी हाई कोर्ट में जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही होता है। उसमें होते हैं विधानमंडल, और विधानमंडल कार्य करता है, और विधानमंडल के अनुसार जो कार्य होगा उस पर, यानी जो पहले विधान परिषद में और फिर विधानसभा में ये बिल पारित होगा, उसके बाद पहुंचेगा राज्यपाल के पास। जब वो हस्ताक्षर करता है तब वह हट जाता है, यानी कि वह उसे हटा दिया जाता है। इसके बाद आपके अगली जानकारी पूछी जाएगी अगले अनुच्छेद के अंदर,
और अगला अनुच्छेद हमारा आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 200 अनुच्छेद नंबर 218। और 218 हमारा क्या कहता है, सॉरी 218 नहीं, 318। और 318 में हमें एक बात के बारे में बताया गया है जिससे कि मैं आपको सारी जानकारी बता सकूं। तो आइए इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 318। अनुच्छेद नंबर 318 में हमें बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग यानी इनमें जो होगा उनके लिए कभी भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। यानी अलाभकारी का मतलब है कि जो जिनसे कि उन्हें कोई लाभ न मिले, ऐसे कोई भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। और उसके लिए अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो आप उसकी सुनवाई के लिए हकदार होंगे। इसके बारे में आपको बताया है अनुच्छेद नंबर 318 में। तो आप ऐसे लिख लें, यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी यानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्या होगा, तो इनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं किए जा सकते, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी हो। इसके लिए कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ऐसा अगर वो कोई कर देता है, यानी जो हमारी संसद है ऐसा अगर कोई काम कर देती है या विधानमंडल है ऐसा कोई काम कर देती है तो वह उसके लिए सुनवाई का हकदार होता है। आप इसके बारे में नोट करेंगे। इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 319। तो मैं आपको आराम से बता दे रहा हूं 319 के बारे में। तो आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको टाइम देता हूं हर एक अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद नंबर 319 हमारा बताता है किस बारे में। तो अनुच्छेद नंबर 319 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, संघ लोक सेवा आयोग और जो राज्य लोक सेवा आयोग है इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनका क्या होता है, तो यह भारत सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकते। यानी भारत सरकार के अधीन तो कार्य करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये जब इनका निलंबन हो जाएगा तो निलंबन के पश्चात ये जो है कहां कार्य नहीं कर सकते, भारत सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकते। परंतु यह कहां कार्य कर सकते हैं, तो यह अन्य आयोगों के अंदर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अध्यक्ष न होकर कहीं, यानी अध्यक्ष का पद संभाल लेते हैं कहीं भी जाके, लेकिन ये भारत सरकार के अधीन कार्य नहीं करेंगे। आप इसमें नोट करेंगे कि दोबारा लिखने से यूपीएससी, मैं अगर हिंदी में लिखूंगा तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसी चक्कर में मैं थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीएससी यानी इनके जो अध्यक्ष होते हैं, यानी ये जो संस्थाएं हैं ये क्या करती हैं, तो इनके लिए ऐसा लिख लें कि ये भारत सरकार के अधीन कार्य नहीं करते। कब? नियुक्ति के पश्चात। नियुक्ति के बाद की बात चल रही है। कभी आप सोचें कि नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, ये भारत सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। आप जानते हैं बड़ी बेखूबी से हमारे भारत में जो ऊंचा पद होता है वो यूपीएससी का ही होता है, आप जानते ही हैं। तो इसके अधीन कार्य कब नहीं कर सकते? नियुक्ति के बाद। यानी नियुक्ति के बाद अगर आपका निलंबन हो जाता है किसी तरह, तो आप कहाँ नहीं कर सकते? भारत सरकार के अधीन। और कहाँ कर सकते हैं? तो एक आप अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं कहीं भी। और अध्यक्ष कहाँ? तो राज्यों के अंदर या किसी संस्था के अंदर, संस्था के अंदर या राज्यों के अंदर कार्य कर सकते हैं।
सिर्फ एक आयोग के रूप में यानी एक अध्यक्ष के रूप में, आप कोई भी आयोग के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा अगला अनुच्छेद जो आता है हमारा 320, और 320 क्या कहता है कि 320 कहता है कि प्रत्येक वर्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, तो यूपीएससी अध्यक्ष का यह काम होता है कि वह प्रत्येक वर्ष क्या करे, तो प्रत्येक वर्ष वह नियुक्तियों का आयोजन कराए। यानी जो हमारी वैकेंसी निकलती है यूपीएससी से और पीएससी से, इनके लिए वह पद भरवाए। ये कहां पर बताया है, तो अनुच्छेद नंबर 320 के अंदर आता है। अनुच्छेद नंबर 320 कहता है कि प्रत्येक वर्ष, यहां लिख लें अध्यक्ष, यानी इनके जो अध्यक्ष होते हैं इन दोनों के, यूपीएससी और इसके पीएससी के, तो इनके अध्यक्ष क्या करते हैं, तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह प्रत्येक वर्ष वैकेंसियों का आयोजन, जिसे कहते हैं वैकेंसियों का आयोजन करा सकता है। यानी प्रत्येक वर्ष वह क्या कर सकता है, तो सिविल सर्विस सेवाओं का आयोजन कर सकता है। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवाओं का आयोजन करेगा। वो करेगा ही करेगा, उसका ये अधिकार है कि वह करेगा ही, ये न कि वह किसी भी कारण से इसे टाल दे। आप इसीलिए जानते होंगे कि किसी चीज की वैकेंसी आए या नहीं आए, प्रत्येक वर्ष यूपीएससी की और पीएससी की वैकेंसी जरूर आती हैं। इसके लिए आप जानते होंगे बेखूबी, क्योंकि उनका एक कर्तव्य होता है, इनके जो अध्यक्ष हैं उनका कर्तव्य होता है। इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 321, और 321 में हमें किस बारे में बताया है, तो 321 हमारा कहता है कि (321) के बारे में आप देखेंगे तो 321 हमारा थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं किसके बारे में, संसद के बारे में, संसद और विधानमंडल के बारे में। तो संसद और विधानमंडल को अधिकार है कि संघ और राज्यों के लिए, यानी संघ में चलता है संसद और राज्य में चलती है विधानमंडल, इनके बारे में बता चुका हूं, इसीलिए आसान हो जाता है। तो ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों इनके अध्यक्ष यानी इनके सदस्यों के लिए क्या करती हैं, तो इनके सदस्यों के लिए अतिरिक्त उपबंध कर सकती हैं। अनुच्छेद नंबर 321 लिखेंगे तो संसद प्लस विधानमंडल के अधिकार और यह अधिकार क्या है, तो यह अधिकार है कि वह क्या कर सकती हैं, तो इनके सदस्यों के लिए अतिरिक्त उपबंध कर सकती हैं। अतिरिक्त उपबंध कर सकती हैं कौन, जो विधानमंडल और विधानसभा है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, और हमारा आता है इसके बाद जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 322। एक बार 322 को भी हम देख लेते हैं, जिसमें कहता है कि नियुक्ति के बाद क्या होगा, तो नियुक्ति के बाद हर वर्ष जो इनका ब्यौरा होता है वो किसके समक्ष पेश करना होता है, तो इनका ब्यौरा राष्ट्रपति के समक्ष और राज्यपाल के समक्ष पेश करना होता है, यानी उनका अधिकार है। तो अध्यक्ष का अधिकार बताया इसके अंदर अनुच्छेद नंबर 322, और ये कहता है कि अध्यक्ष का अधिकार है, अध्यक्ष का कर्तव्य, अधिकार नहीं कर्तव्य, कर्तव्य है कि वह, तो यानी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष नियुक्तियों का, यानी कितनी नियुक्ति हुई हैं और कितनी नहीं हुई हैं,
इनका ब्यौरा देना होता है। नियुक्तियों का क्या कहते हैं इसे, ब्यौरा राष्ट्रपति राज्यपाल को देना होगा। कि कितनी वैकेंसी हुई है, कितनी नहीं हुई है, कितनी क्लियर हुई है, इनकी सारी बात बतानी होती है किसे, राष्ट्रपति और राज्यपालों को। यानी यूपीएससी के लिए बतानी होगी किसकी बात, राष्ट्रपति को, और जो हमारा स्टेट पीएससी है उसके लिए बात करनी होगी किसके लिए, राज्यपालों के बारे में। तो आइए इसे हमने नोट कर लेते हैं और आज की हमारी क्लास जो है बस सिर्फ यहीं रहेगी। इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेद को देखेंगे जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 324। 324 से हम बात करेंगे अगले भाग के बारे में जो आता है भाग नंबर 15, जिसके बारे में हम बात करेंगे निर्वाचन। यानी निर्वाचन कैसे कैसे होता है, जो हमारे पास जो बनते हैं हमारे लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों से जो मिलकर बनते हैं वो कौन कौन बनते हैं। तो आइए, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट में कमेंट कर दें, उसके बाद क्लास से विदा लेंगे। तो अंत में भाई चलते हैं हम, टाइम भी हो चुका है। अंत में खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों का सम्मान करें। पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।